नमस्कार दोस्तों। प्रमाइस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एईडीओ टेस्ट सीरीज नंबर 7 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो उसे लगातार सेट नहीं आ रही या फिर बीच में कोई सेट के बीच में डिफरेंसेस है, जैसे 4 के बाद आप देख रहे हो उसे 5 नहीं है, ठीक है, फिर 6 है, फिर 7 है, तो इस प्रकार से अगर आप देख रहे हो तो समझिए उसके बीच में रीजनिंग और मैथ्स के टेस्ट सीरीज डाले गए, ठीक है। और मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था सर, मैं केवल आपको जीएस के टेस्ट सीरीज का ही डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। तो सारा ही टेस्ट सीरीज सीरीज में ही हो रहा है, जो टेस्ट सीरीज बीच में सीरीज में नहीं है वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 7 एडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जो कि पॉलिटी से आने वाली है, तो चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करेंगे हम लोग तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार कहाँ से लिया गया है, तो रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। और ये जार निकोलस द सेकेंड के सत्ता के विरुद्ध हुआ। इसके जो प्रमुख नेता जो थे, ठीक है, कौन थे, तो लेनिन थे, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा की नींव जो थी रूसी क्रांति के दौरान ही रखी गई थी, जिस विचारधारा पे आज भी देखोगे बहुत सारे देश कार्यरत है। जैसे बात करेंगे रूस की जो साम्यवादी सरकार हो गई, या फिर, ठीक है, साम्यवादी सरकार की बात करेंगे चीन के, तो वो लोग मूलतः लेनिन के विचारधारा को ही फॉलो करते हैं। हालांकि उस समय के बाद से विचारधारा में बहुत अधिक परिवर्तन आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से आया, इसका विचार की बात करेंगे तो रूसी क्रांति से विचार क्या है, प्रेरित है। अगर उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के जो आदर्श वाक्य जो वो कहाँ से आया, तो फ्रांसीसी क्रांति से वो विचार लिए गए हैं। इसको आपको ध्यान में रखना। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते, थोड़ा सा आई थिंक और भी जूम कर देना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये पहला क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारे संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, ध्यान में रखना क्या है। हमारे संविधान में सबसे पहली बात, अल्पसंख्यक शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक का विचार नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों कथन की बात करेंगे आपके गलत है, कोई भी कथन इनमें से सही नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कभी अनुच्छेद पूछ दे, बताइए अनुच्छेद क्या होगा, तो अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 29 एवं, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, तो 29 एवं 30, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल भी आप इसे ना भूले। थोड़ा सा मैं इसको पेन पतला कर दो, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखें, न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, न्यायिक समीक्षा आपके भारतीय संविधान के मूल ढांचा के हिस्सा है, बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, ये भी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करेंगे, ये भी है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है, ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है संविधान की गरिमा को कमजोर करता है। अब मूल ढांचा का हिस्सा जो है संविधान के महत्वों को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है, ध्यान में रखना, कहां से कहां तक है, तो 352 से लेकर 360 तक आपको ये देखने को मिलता है। और ये जो है मूल संविधान का, सॉरी, ये जो है मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे मूल ढांचे का हिस्सा किसे मानते हैं, तो संविधान की सर्वोच्चता हो गया, विधि का शासन हो गया, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, शक्तियों का पृथकीकरण हो गया, ठीक है, साथ में न्यायिक समीक्षा हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली हो गया, संघवाद हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, गणतंत्र हो गया। ये सब क्या है, मूल संविधान का, सॉरी, मूल ढांचे का सिद्धांत के अंतर्गत ये आते हैं। अब मूल ढांचा का सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1973 में एक बहुत ही प्रसिद्ध केस आई थी, केशवानंद भारती वाले, तो उसी सिद्धांत के तहत 13 जजों के पीठ ने ये मूल ढांचे का सिद्धांत का एक अलग से एक
प्रस्ताव दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान की में किस प्रक्रिया के माध्यम से शामिल किया गया था? बड़ा सुंदर एक प्रश्न है, तो ध्यान में रखना। इसका जो सही उत्तर है, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 35 से का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान में रखना, जम्मू और कश्मीर राज्य से है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 35A कहता था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को अस्थायी निवासियों को प्रभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार देने की शक्ति प्राप्त था। किसको? तो ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा को। और नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार मूलतः संविधान में किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। लेकिन अनुच्छेद 35A ये अधिकार किसे दे दिया था? तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा को। ठीक है, ध्यान रखना, जिसको क्या किया गया, अब निरस्त कर दिया गया। ये अधिकार 1954 में दिया गया था। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो लोकसभा में मतदान कर सकता है? नहीं, देखिए, लोकसभा में मतदान वही करेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है, तो ये सदस्य नहीं होते, इसलिए मतदान नहीं कर सकते। ध्यान में रखना। उसके बाद प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वो निजी कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। देखिए, वो निजी कानूनी प्रैक्टिस जो होता है वो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो निजी कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, तो वो कर सकते हैं, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, उसका कार्यकाल संविधान द्वारा तय किया जाता है? नहीं, कोई विशेष कार्यकाल की चर्चा नहीं की गई। हालांकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये बिल्कुल भी ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपसे आर्टिकल्स अगर पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है, तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना 76 है। कितना है? 76 है। ठीक है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद परंत क्या होते हैं? पद धारण करते हैं। वो संसद के कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ध्यान में रखना। उसके बाद वह निजी कानूनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। और लेकिन ध्यान में यह भी रखना है, भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में पैरवी न करे, क्योंकि भारत सरकार का वो एम्प्लॉय होता है, अधिकारी होता है। तो भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अगर कोई केस अगर कर रहा है तो उसमें वो वकालत नहीं कर सकता। बाकी अन्य मामलों में वो चाहे तो निजी प्रैक्टिस कर सकता है। सिंपल शब्दों में कहे तो भारत सरकार का वो एक तरह से कानूनी सलाहकार भी आप कह सकते हो। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं ले सकता? ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न आपके समक्ष ये दिया गया है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की बात करेंगे, और साथ में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की बात करेंगे। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? तो ध्यान में रखना, ये आपका गलत है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, साथ में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बिल्कुल ये पार्टिसिपेट करते हैं। आप बोलोगे सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? से राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते। तो यहाँ पे डुअल इलेक्शन एक तरह से निकल कर आता है। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव जो होता है ना, वो डायरेक्टली नहीं होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं से राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, समझिए। तो राज्य विधानसभाओं की भूमिका होती है राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऑलरेडी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। तो फिर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को कहाँ रखा गया है? तो बाहर रखा गया है। ऐसे भी आप चाहो तो समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है जिसे 42वें संशोधन द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया? ठीक है, तो बताइए कौन सा प्रश्न जो है इसमें से सही है? तो बताना है आपको, तो ध्यान में रखना, वन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है समवर्ती सूची का है जिसे 42वें संशोधन द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया? तो वैसा विषय जो है वन है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ सब्जेक्ट को उठा के इसको समवर्ती सूची में डाला गया था। उनमें से कौन कौन सब्जेक्ट है जरा मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, आप जरा यहाँ पे ध्यान फरमाइएगा। एक तो शिक्षा हो जाएगा, एक वन हो जाएगा,
एक है आपका नाप और तौल है, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, पेन ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। पंछियों का संरक्षण जो है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होगा। और साथ में न्याय प्रशासन, ठीक है। तो न्याय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों का गठन और संगठन का अधिकार जो था वो समवर्ती सूची में रखा गया था। तो संक्षेप में हम न्याय प्रशासन इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं शामिल है, ठीक है। ये 5 चीजों के विषय में आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पशु पक्षियों का संरक्षण, ठीक है। साथ में न्याय प्रशासन, इसको मतलब समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसे आप बिल्कुल भी नहीं नहीं भूले। तो आपको ये भी ध्यान रखना पहले ये किस सूची में था, ठीक है। तो ध्यान रखना पहले ये राज्य सूची में हुआ करता था। राज्य सूची से हस्तांतरित होकर कहाँ पे आया, तो ये आपका समवर्ती सूची का पार्ट बन गया, ठीक है। भूलेंगे नहीं। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। सांवैधिक सांवैधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न है, चलिए इसका डिटेल्स देखिएगा। संवैधानिक निकाय अस्थायी होते हैं, संवैधानिक अस्थायी। सांवैधिक निकाय संसद के कानून से बनते हैं, संवैधानिक निकाय सीधे संविधान में उल्लेखित है। सांवैधानिक निकायों के पास कम शक्ति होती है, संवैधानिक निकायों के पास ज्यादा होती है। सांवैधिक निकायों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, संवैधानिक निकायों की प्रधानमंत्री। तो बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो ध्यान रखना है, संवैधानिक निकाय संसद के कानून से बनते हैं और संवैधानिक निकाय सीधे संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, सही है, ठीक है। क्या है, तो सही है, इसको ध्यान में रखना। अ, संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय में अगर आपसे कोई भी कभी भी कोई मूल अंतर पूछे तो सिंपल से कहना से, देखिए संवैधानिक संस्था वैसी संस्था है जिसका हमारे संविधान में मूल रूप से वर्णित है। अब मूल रूप से वर्णित कहने का मतलब यह है, जिस समय हमारी संविधान बन रही थी तो हमारे संविधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा उसे क्या किया गया, संविधान में डाल दिया गया। जैसे बोलोगे कौन सी संस्था, तो संस्था की बात करेंगे, सीएजी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनके बारे में संविधान में जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। आप देखिए हमारा संविधान क्या है, जीवंत है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार संविधान में भी बदलाव की आवश्यकता है और नए नए चीजों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। तो ऐसे कंडीशन में संसद क्या करती है, विधिक के माध्यम से बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे बात करेंगे ओबीसी आयोग हो गया, ठीक है, एससी एसटी आयोग हो गया। तो ये सब भी एक संस्था है, लेकिन क्या है, ये मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था, संसद के कानून से ये बने हैं, ठीक है। तो ऐसे संस्था को क्या बोलेंगे, संवैधानिक संस्था। अगर आपसे पूछा जाए बताओ वित्त आयोग की बात करेंगे, संवैधानिक निकाय है या फिर मतलब संवैधानिक निकाय है, तो वित्त आयोग का आपका आर्टिकल्स पता है, तो भाई साहब 280 में है। सिंपल सी बात है, मूल संविधान का हिस्सा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो संवैधानिक निकाय हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाएगा यूपीएससी कैसी निकाय है, तो आप बोलोगे भाई साहब संवैधानिक निकाय है, ठीक है। बीपीएससी की बात करेंगे, कमीशन एक ऐसी निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपसे पूछ देगा ओबीसी आयोग कैसा है, एसटी आयोग कैसा है, महिला आयोग कैसा है, तो भाई इस सब की चर्चा संविधान में नहीं थी। सेबी के बारे में पूछेगा तो सेबी का एक्ट तो है, 1992 में एक्ट आया था, लेकिन उसकी चर्चा संविधान में तो नहीं है। तो एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आएगी, इसको समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, अयोग्यता के मामलों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, ठीक है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया था, अभी ध्यान में रखना। अभी चुनाव का समय भी है, तो इसमें संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी, ठीक है। हालांकि इस पे हमेशा विवाद भी होते रहता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के मामलों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो ध्यान में रखना संविधान संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का प्रयोग किया गया, लोकसभा के संदर्भ में ये स्पीकर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदन में ध्यान में रखना उपराष्ट्रपति का कार्य, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी जो होता है अयोग्यता के मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का काम करता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता के मामलों पर निर्णय संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति जो होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं,
उनके द्वारा लिया जाता है। 1992 के कियोतो होलो क्या लिखा, होलोहन मामले में। हाँ, कियोतो होलोहन का 1992 का केस जो था दल बदल से संबंधित था, बहुत ही प्रसिद्ध केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ठीक है, अब इस पे जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे जैसे पीठासीन अधिकारी जो होता है, जिसकी सरकार होती है उसी दल का होता है, तो बहुत मामलों में विपक्ष ने इस प्रश्न को उठाया। ठीक है, तो ऐसे मामलों में उसकी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अ, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी ए है, ठीक है, और कोई पार्टी बी है। अब ऐसे कंडीशन ए पार्टी के 5 सदस्य है, ठीक है, तो इनका कोई 2 सदस्य जो था बी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो दल बदल का कानून लगना चाहिए। ऐसे कंडीशन में इसकी सदस्यता चली जानी चाहिए। लेकिन जैसे बी पार्टी को ज्वाइन करता है, ए पार्टी बला चिल्ला चिल्ला के कहते रहता है पीठासीन अधिकारी को कि भाई साहब इस पे दल बदल का कानून लगाइए, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं सुनते। रीजन क्या है, से बी की सरकार है, ठीक है, अब पीठासीन अधिकारी जो है से इन्हीं की सरकार के, ठीक है, अधिकारी है। तो ऐसे कंडीशन में एक ही बात अनसुनी की जाती है। और कभी कभी उल्टा होता है, जैसे मान लीजिए से बी वालों के मामलों में अगर बी का कोई व्यक्ति अगर मतलब क्या होता है थोड़ा सा भी इधर उधर किया, तो बी पार्टी के लोग जो बी पार्टी के जो मुखिया जो है वो शिकायत करेंगे पीठासीन अधिकारी को, और उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पीठासीन अधिकारी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी गलत फैसले भी दे देते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बोला, तो भाई साहब इसका भी जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो हमारी जो सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार जो बनी है, तो उसमें जो स्पीकर जो थे उनको लेकर बड़ा ही मतलब वो चर्चा का विषय बना हुआ था। सिर्फ स्पीकर जो होना चाहिए विपक्ष से होना चाहिए, या फिर जो गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन के किसी दूसरे पार्टी से होना चाहिए। मतलब बीजेपी की सरकार में स्पीकर उसका नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो छोटे छोटे पार्टी जो है उसमें बहुत अधिक ज्यादती होगी। ठीक है, तो ये मुद्दा भी हाल फिलहाल में था, तो वहीं से इस प्रश्न को लिया गया। थोड़ा आप इसके बारे में विशेष रूप से पॉलिटी में पढ़ना। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये सुंदर प्रश्न है, तो बताइए। तो अनुच्छेद तो आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 263 की बात करेंगे। इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान में रखना 1990 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना 1990 में किसके प्रयासों से की गई थी, तो सरकरिया आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी, या उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। और अंतरराज्य नदी विवाद की बात करेंगे तो ध्यान रखना 262 में है। 280 की बात करेंगे तो इसमें बीता हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब आगे के प्रश्नों की हम लोग देखते हैं, जहां पे आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके समक्ष निकल कर आया। आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न वायुदाब पेटी है। यह सूर्य की अपारेंट गति के साथ उत्तर या दक्षिणी की ओर खिसकती है। भारतीय मानसून की गतिशीलता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताना है कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखना सारे ही कथन की बात करेंगे ये सही है। ठीक है, आईटीसीजेड के संबंध में अगर बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, ये सूर्य की अपारेंट गति के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती है, यह भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब भारतीय मानसून की गतिशीलता पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये भी आपका सही है। सारे ही प्रश्न जो है इसमें आपके सही है। ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काली कपास मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, काली मिट्टी की बात करेंगे, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है, कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। इसके निर्माण के लिए कौन सा कारक प्रसिद्ध है, उसके संदर्भ में बताइए। दक्कन के पठार की बेसाल चट्टानें, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। दक्कन की पठार कहाँ कहाँ पे है, ये आप आप हमें बताइए। इसमें कुछ हिस्सा महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है, जहां पे मतलब क्या होता है, ये आपका काली मिट्टी जो होता है कपास के उत्पादन के लिए बेहतर होता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब भारत से बाहर इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, आप हमें वो बताइए कमेंट करके। ठीक है, एलनीनो घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में जल के तापमान को बढ़ाती है। इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कारण बन सकती है। बड़ा सुंदर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ध्यान में रखना इसका जो है 1 और 2 जो है सही है। आप बोलोगे कैसे, तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान को बढ़ाती है, बिल्कुल ठीक है।
अब भारतीय मानसून पे एल नीनो का देखिए, एक एल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है, ठीक है। तो ला नीनो का क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और एल नीनो जब आती है तो इससे सूखा वगैरह होने की संभावना रहती है। तो भारतीय मानसून पे इसके नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता है। और इसमें जो तीसरा कथन जो दिया हुआ है, तो इसमें आ, ये ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कारण बन सकती है, नहीं, बाढ़ का कारण ये नहीं बनती है, बाढ़ का कारण लालिनो बनती है, ठीक है। ये अत्यधिक गर्मी लाती है, जिसके वजह से ये सूखा का कारण बनती है, ठीक है। अब भारतीय मानसून के संदर्भ में भी क्या होता है, ये मानसून को आने से रोक देती है, ठीक है। भारतीय मानसून में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, बारिश नहीं होती है, तो सूखा की समस्या हो सकती है, ठीक है। लालिनो जो होता है अपने साथ क्या होता है, वर्षा अत्यधिक लेकर आता है, तो उससे फसल भी अच्छा होती है, और बहुत अधिक हो जाए तो उससे क्या होता है, बाढ़ का कारण भी बन सकती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कारण एल्निनो नहीं, कौन बनती है, तो लालिनो बनती है। तो ये कथन गलत है आपका, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 प्रश्न को देखिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता क्या है, बताना इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है, शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, ठीक है। ग्रीष्मकाल कैसा होता है, शुष्क होता है, और शीतकाल कैसा होता है, आर्द्र होता है, ठीक है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह की बात करेंगे, तो उसके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। साथ में अगर बात करेंगे, ये जो क्षेत्र जो होता है किस प्रकार के फलों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे वाले, ठीक है, उनके खेती के लिए बेहतर होता है। जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, उनके लिए मतलब ये बढ़िया माना जाता है ये क्षेत्र, ठीक है। चलिए, प्रवाल भित्तियां, कोरल रिफ्स के विकास के लिए कौन सी स्थिति आदर्श नहीं है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान में रखिए। देखिए, कोरल रिफ्स जो होता है ना, उसके लिए ताजा पानी या कम खारा पानी ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उथला पानी होना चाहिए 20 से 30 मीटर की गहराई तक, स्वच्छ और अवसाद मुक्त पानी होना चाहिए, ठीक है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच समुद्री तापमान होना चाहिए। ये सह तो है, लेकिन कम खारा पानी नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना, क्योंकि समुद्र में ही होता है, तो समुद्र का पानी तो खारा होना स्वाभाविक है, तो कम खारा पानी होने की वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इसे अधिक मतलब सैलिनिटी की बात करेंगे, सैलिनिटी की बात का अधिक खारे पानी की आवश्यकता होती है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से किस क्षेत्र में वर्षा होती है, ठीक है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, बेसिक उत्तर होगा इसका। उत्तरी मैदान और हिमालयी क्षेत्र में शीतकाल में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, वर्षा होती है, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विभिन्न उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से है। वे सर्दियों के महीनों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में वर्षा और बर्फबारी लाते हैं। यह वर्षा रबी की फसलों जैसे गेहूं के लिए महत्वपूर्ण होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है, यह प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है और सीधी है, यह इसे पार करने में एक दिन का अंतर पैदा करती है, यह इसे पार करने पर तापमान में बड़ा बदलाव लाती है। बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है, तो ध्यान में रखना, यह इसे पार करने पर एक दिन का अंतर लाती है, ठीक है। कौन सा, तो इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। कितने डिग्री देशांतर रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, तो ध्यान में रखना 180 डिग्री, यह इंपॉर्टेंट है। ये 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है, 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। तो ये आपका सीधे सीधे गलत हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना, ये प्रशांत महासागर का बीच से गुजरती है और सीधी है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर के बीच से तो गुजरती है, लेकिन ये सीधी नहीं होती है, ठीक है। यहां से ये गलत हो गया। इसे पार करने पर एक दिन का अंतर पैदा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, एक दिन का अंतर हो जाता है, ठीक है। इसे पार करने का तापमान में बड़ा बदलाव लाती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे के प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, ठीक है। क्यूरोसियो, क्यूरोसियो धारा की बात करेंगे, ये कोल्ड वाटर नहीं है, ये हॉट है। बाकी हम्बोल्ट, लैब्राडोर और बेंगवेला, ठीक है, ध्यान में रखना, ये सारे के सारे धारा जो है ठंडी है, ये आपके गर्म धारा है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम के प्रशांत के समकक्ष के रूप में जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना।
आगे देखते हैं, भारत में किस राज्य में जस्ता और सीसा का सबसे बड़ा भंडार है? तो बड़ा सुंदर प्रश्न है, बेसिक आंसर है, ध्यान में रखना, राजस्थान में। राजस्थान का जवार का खान जो है, ध्यान में रखना, जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे बिल्कुल भी नहीं भूले, ठीक है। एक और भी दो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपको तो ध्यान में रखना, जावर का खान, और एक जो है आपका जावर के अलावा जो है उसको दरीवा, दरीवा, ये दोनों खान जो है तो जस्ता के उत्पादन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अक्सर ये दोनों खनिज को, जस्ता और सीसा को, जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, रीजन क्या है, अक्सर एक साथ पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जुड़वा खनिज के नाम से भी जानते हैं। अब जुड़वा खनिज में कोयला और हीरा मत मार देना, ठीक है, जस्ता और सीसा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया। तो ध्यान में रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा जो है केन्या नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन सा देश है? तो एक इथोपिया है, ध्यान में रखना, एक आपका सोमालिया है, एक आपका इरिट्रिया है, ठीक है, एक आपका जिबूती है, ठीक है। क्या है? जिबूती, जिबूती, ध्यान रखना, एक जिबूती है। ये सारे के सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। ये पूर्वी अफ्रीकी देश है, ध्यान में रखना। इसमें चार देश शामिल होते हैं, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और मतलब जिबूती। इनकी जो आकृति जो बनती है ना, देखिए हॉर्न की तरह दिखती है, ठीक है। ठीक है, ये पूर्वी अफ्रीका में बढ़ते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रांड की इक्विटी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो इक्विटी का क्या होता है? तो इक्विटी का मतलब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर होगा, ब्रांड के प्रति उपभोक्ता का सकारात्मक जुड़ाव और वफादारी, ठीक है, इसको क्या बोलता है? इक्विटी कहते हैं, ठीक है। चलिए, मूल भेदभाव जिसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तीसरी डिग्री का क्या अर्थ है? ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बाजार को विभिन्न समूहों में विभाजित करना और प्रत्येक समूह से अलग कीमत वसूलना, ठीक है। तो इसी से पता चल रहा है क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए बाजार को, जैसे किसी सिंपल शब्दों में मैं बोलता हूं, चलो आईफोन का मार्केट ले लो, इंडिया में कुछ और प्राइस है, यूएसए में कुछ और प्राइस है, चाइना में कुछ और प्राइस है, अब मिडिल ईस्ट में जाओगे तो कुछ और प्राइस है। इसलिए आप देखोगे दुबई से बहुत लोग आईफोन खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बाजार को कई श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। अब विभिन्न समूहों से मतलब क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का अलग अलग कीमत वसूल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अच्छी क्वेश्चन है। यदि केंद्रीय बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो अर्थव्यवस्था पे तत्काल प्रभाव क्या होगा? चलिए, केंद्रीय बैंक हम लोग जानते हैं, आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी? मुद्रा की आपूर्ति मतलब क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या फिर घटेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मुद्रा की आपूर्ति जो होगी ऐसे कंडीशन में क्या होगी? तो घटेगी, ठीक है, बिल्कुल भी आप इसे ना भूलें। आगे चले, सीमांत लागत जिसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, और औसत कुल लागत एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच सही संबंध क्या है? तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है? एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एट बराबर एटीसी होता है, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट। तब एटीसी अपने न्यूनतम बिंदु पर होती है, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? सुंदर प्रश्न है। तो निगम कर जो है, ध्यान रखना, कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है आप डायरेक्टली देते हो, ठीक है। तो ये जो है था अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सबके सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। लाफर वक्र मतलब लाफर कर्व, कर्व किसके बीच संबंध दर्शाता है? ध्यान में रखना। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है कर की दरें और कुल कर राजस्व, ठीक है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए बैंक के लिए किस प्रकार की समस्या पैदा करती है? ठीक है, मतलब एनपीए क्या होता है? मतलब किसी भी लोन को आप, ठीक है, आप नहीं देते हो, कितने दिन तक नहीं देते हो? जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन ले लिया, या फिर आपका ईएमआई चल रहा है, ठीक है। ईएमआई में क्या होता है? बैंक पहले पैसा दे देती है, और आप जो है से मतलब पैसा नहीं चुका रहे हो, तो 90 दिन तक अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसा करते हो तो एनपीए हो जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बैंक के लिए कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर है क्या है? तो लाभप्रदता में कमी, मतलब बैंक जो होगा क्या होगा? लॉस में जाएगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के चालू खाता का घटक नहीं है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो ध्यान में रखना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई कहते हैं, ये आपका, ठीक है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के चालू खाता का घटक नहीं है, बिल्कुल भी आप इसे न भूलें। स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सबसे अच्छा सटीक वर्णन क्या है? ध्यान में रखना इनका जो सही उत्तर क्या है, तो इनका सही उत्तर क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, स्थिर अर्थव्यवस्था, रुकावट, उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति। ठीक है, बेरोजगारी दर भी उच्च चली जाएगी, मुद्रा स्थिति अपने चरम पे रहेगी, अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैग से ही आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। यदि किसी देश का मानव विकास सूचकांक एचडीआई बढ़ता है तो इसका क्या अर्थ है? केवल आर्थिक आय में वृद्धि हुई हो, केवल शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, जीवन प्रत्यक्ष शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों में सुधार हुआ है, देश में केवल गरीबी कम हुई है। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो जीवन प्रत्यक्ष शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों में सुधार हुआ है। ध्यान में रखना, क्योंकि मानव विकास सूचकांक जो है उसमें जीवन प्रत्यक्षा को भी रखते हैं, शिक्षा को भी रखते हैं और प्रति व्यक्ति आय को भी रखते हैं। इन सारे ही चीजों में विकास होता है, उसके बाद ही एचडीआई क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो कि हम लोग हिस्ट्री से लेने वाले 20 प्रश्न होंगे हिस्ट्री से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपका फेवरेट विषय। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं। हड़प्पा संस्कृति में मोहरे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी। बिल्कुल ठीक है, मोहरे जो होता था एक प्रकार की पहचान होती थी, व्यापार के उद्देश्य से ही ये बनाया जाता था। मोहरे पर दर्शाए गए जानवर लोगों के धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं, नो डाउट, बिल्कुल ये भी ठीक है। हड़प्पा की मोहरें सेलखरी से बनाई जाती थी, बिल्कुल ये भी ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सप्तपर्णी गुफा का महत्व, ठीक है, किस घटना से संबंधित है? तो सप्तपर्णी गुफा में क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं ना, भली बहुत ही जानते हैं आप लोग सप्तपर्णी गुफा में क्या हुआ था। बताइए, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ये गुफा कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना, ये राजगीर में है। और किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल भी आप इसे न भूलें। ठीक है, चलिए, इसी संगति में आनंद ने सूत पिटक और उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था, यह भी आप ध्यान में रख सकते हो, जो कि मतलब बुद्ध के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शून्य की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख करती है? बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान में रखना, इनका पुस्तक मतलब शून्य की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख कौन सी करती है? तो ध्यान में रखना, ये पुस्तक जो है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। ठीक है, इसको आप ना भूलें, बिल्कुल ठीक है। तो आर्यभट्ट ने पहले संकेत दिए थे लेकिन वो पुस्तक में चर्चा नहीं था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अपनी पुस्तक में ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य को एक संख्या के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। इसके साथ गणितीय संक्रियाओं के नियम दिए। यह शून्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप में विस्तृत प्रारंभिक उल्लेख माना जाता है। ठीक है, तो मौखिक रूप से नहीं था, ये किताब में इसकी चर्चा की गई थी। अब ब्रह्मगुप्त सिद्धांत जो है किनकी पुस्तक है, तो ध्यान रखना ये ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है। ठीक है, आर्यभट्टियम ध्यान रखना, आर्यभट्ट साहब की पुस्तक है। लीलावती गणित की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को स्मृति साहित्य के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान का, स्मृति साहित्य के अंतर्गत वर्गीकृत किसको नहीं करते हैं? भगवत गीता को नहीं करते, क्योंकि भगवत गीता क्या महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखना, बिल्कुल भी भूले नहीं। ठीक है, स्मृति क्या होता था? जो याद किया गया हो, मनुष्य द्वारा रचित, जैसे धर्मशास्त्र पुराण महाकाव्य में बांटा गया है। ठीक है, श्रुति का मतलब क्या होता है? जो सुना गया हो, जैसे वेद को क्या करते थे, सुना गया हो। ठीक है, ध्यान में रखना। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति प्रमुख धर्म साथ या स्मृति ग्रंथ है जो सामाजिक और कानूनी नियम बताते हैं, जो कि इंसानों ने बनाया। ठीक है, भगवत गीता वास्तव में महाभारत नामक महाकाव्य है जो कि स्मृति साहित्य का हिस्सा है, का अंश है। अपने आप में इसे अक्सर एक उपनिषद, गीता उपनिषद या भक्ति ग्रंथ माना जाता है, न कि विशिष्ट स्मृति या फिर धर्मशास्त्र। आप इसको महाकाव्य के अंतर्गत आप रख सकते हो। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 606 से लेकर 647 तक के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका साम्राज्य गुप्तों की तुलना में अधिक सामंती था, फ्यूडल था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नियमित कर प्रणाली नहीं थी और भूमि भूमि कर का भुगतान नगर में किया जा सकता है। चीनी यात्री वैनसंग ने उसके प्रशासन की विस्तृत प्रशंसा की है। बताना उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। 35 नंबर, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये तो सही है, ये तो सही है, बाकी ये गलत है। उसके पास नियमित कर प्रणाली नहीं थी और भूमि कर का भुगतान नगर में किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। बाकी चीनी यात्री वैनसंग ने उसके प्रशासन की विस्तृत प्रशंसा की है, बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसंग आए थे और उसका साम्राज्य गुप्तों की तुलना में अधिक सामंती था, तो बिल्कुल ये भी आपका ठीक है। चलिए, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। तो ये सारी चीज सही है। हालांकि टैक्सेस की बात करेंगे तो वहां पे 1/6 था। वहां पे भूमि कर आमतौर पर उपज के 1/6 हिस्से के रूप में एकत्रित किया जाता था। मतलब ऐसा नहीं था केवल कैश में दिया जाता था, ये उपज का 1/6 हिस्सा होता था। तो 1 and 3 द राइट। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान मुस्तकराज का विभाग मुख्य रूप से क्या होता था। तो मुस्तकराज साहब जो थे वो क्या करते थे, तो ये एक वित्त मंत्री के रूप में काम करते थे, राजस्व अधिकारी होते थे, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। तो बकाया भू राजस्व की वसूली करना इनका काम होता था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख पद जो है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी इसे न भूले, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की, दीवानिक मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी। तो एक नवीन विभाग बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया था, बिल्कुल भी न भूले, ठीक है। किसके समय, खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने इक्ता प्रणाली स्थापित किया था। इक्ता प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश को जाता है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो अष्टदिग्गज जो थे, ध्यान में रखना, कृष्णदेव राज के दरबार में थे। अगर इसमें अष्ट प्रधान अगर लग जाएगा तो ध्यान में रखना, ये मराठों से संबंधित है, अष्ट प्रधान, ठीक है। अष्टदिग्गज की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय। नवरत्न की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, या या फिर अगर पूछा जाए तो अकबर के समय में भी नवरत्न था, इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो ध्यान में, तुलु वंश से आते थे, ठीक है। ये जो कवि जो थे, ये तमिल भाषा के, सॉरी, तेलुगु भाषा के महत्वपूर्ण और सबसे जानकार व्यक्तियों में से एक थे। और ये अष्ट दिग्गज जो था इनके दरबार में रखते, जो कि तेलुगु भाषा के और संस्कृत भी इसमें से बहुत जानते थे, उनके बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। और इनमें जो सबसे प्रमुख जो थे उनको ध्यान रखते, अल्लाह सानी पेदना प्रमुख थे, जिन्हें आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ना भूले। मुगल काल में जब्ती प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जब्ती प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा गया है तो भू राजस्व निर्धारण और संग्रह की एक मानकीकृत प्रणाली को क्या करना, स्थापित करना, यह आपका जब्ती प्रणाली था, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल के सलाह पर अकबर ने भी या फिर मुगल शासन ने भी इसे क्या किया था, अपनाया था, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। रैयतवाड़ी के रैयतवाड़ी के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, बिल्कुल ठीक है। इसमें जमीन का मालिकाना हक सीधे किसानों को दिया जाता था, बिल्कुल। रैयतवाड़ी में जो जमीन का जो मालिकाना हक जो था किसानों के पास था। किसान जो थे जमीन को बेच भी कर सकते थे, ट्रांसफर भी कर सकते थे, बिल्कुल। सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, बिल्कुल। किसान जो थे डायरेक्ट मतलब क्या करते थे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता था। हालांकि इस व्यवस्था में जो थी टैक्सेस जो थी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से मतलब ये आगे इसमें बहुत सारी खामियां आ गई, ठीक है। तो मुख्य रूप से, ठीक है, तो मुख्य रूप से आप यहाँ पे देखोगे तो इस प्रणाली में क्या होता था, असम में, मद्रास में, कुर्ग में, इन सब जगहों पे मतलब ये व्यवस्था जो थी लागू की गई थी। तो एक अस्थाई बंदोबस्त था, एक आपका रैयतवाड़ी हो गया, एक आप कौन सा बताइए आप कमेंट करके। चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न जो दिया हुआ है, मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान कीजिए। आत्मीय सभा की बात करेंगे, कौन हो जाएंगे, तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। और ये 1815 में ये सभा जो थी स्थापित हुई थी। आर्य समाज की बात करेंगे तो ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये 1875 में स्थापित थी। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। यह स्थापित कब हुआ था, 1897 में। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो 1873 में स्थापित हुई थी। इसके जो संस्थापक जो थे ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। तो आप इसको मिलान कर लीजिएगा, 41 का जो उत्तर जो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज के लिए
सबसे प्रमुख प्रयास किए। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने 1856 में इनके प्रयासों से आप देखोगे तो विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ। इसके बाद विधवा भी मतलब क्या कर सकती थी, तो पुनः उनका विवाह हो सकता था। ठीक है, आगे का प्रश्न को देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न आपके सामने निकल कर आ रहा है। वारेन हेस्टिंग ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में हुआ था। तो यहाँ पे बस 3 के जगह पे 4 होगा, 1774 होगा, न कि 1773 होगा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। देखिए ये बस समझने का, हालांकि आंसर शीट में गलत दिया हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। वारेन हेस्टिंग ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1774 में स्थापित हुआ था, लेकिन एक्ट जो था 1773 में था। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स ने नहीं किया था, कंपनी कहना यहाँ पे ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तो ये आपका तो गलत हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पीस इंडिया एक्ट कब आई थी? तो 1784 में आई थी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पीस इंडिया एक्ट ने कंपनी का वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। बिल्कुल ठीक है, वाणिज्यिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था और रणनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, तो ये भी ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक है, 1813 में इनको कहा गया था चाय और चीट के साथ व्यापार करो, बाकी तुम्हारे सारे मोनोपोली जो है समाप्त किए जाते हैं। 1833 में इनको बोला कि भाई साहब तुम व्यापार वगैरह ये सब छोड़ो और तुम क्या करो, शासन करो। ठीक है, तुम्हारा मतलब भारत में कार्य क्या करना रह गया, शासन करना रह गया। सब व्यापारिक अधिकार आपका पूरा तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अब कोई भी अगर चाहे तो ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की ही केवल मोनोपोली नहीं रहेगी। अतः ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी आपका सही था। चलिए इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रदूतों में शामिल नहीं थे? ठीक है, पायनियर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, गोपाल चंद्र गोखले, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रेनाडे। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। बाकी दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रेनाडे सब समकालीन है, ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत में थे। हालांकि आरसी दत्त जी, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह है, क्योंकि आप देखोगे गांधी जी के उभारने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनका जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स जो शुरू होता है 1905 के बाद होता है। ठीक है, हालांकि इन सालों की पॉलिटिक्स जो है 1905 से पहले, आपका बंगाल विभाजन से पहले भी इनका शुरू हो गया था। दादा भाई नौरोजी हो, फिर आरसी दत्त हो, या फिर मतलब रनाडे साहब। आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी साहब ने डेन थ्योरी भी दिया था ना, पता ही होगा आपको। हालांकि इसमें डिफरेंट जो होगा गोपाल कृष्ण गोखले ही होंगे। ठीक है, ये गांधीयन एज से पहले के पॉलिटिशियन है। ये जो है तो ये तीनों जो की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले से पहले के पॉलिटिशियन है। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया था, निम्नलिखित में से किसकी दुर्दशा को चित्रित करता है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, प्लांटर्स, नील बगान के जो प्लांटर्स जो थे उनके दुर्दशा को ये मुख्यतः ये इंडिगो किसान की जो माली हालत जो थी उसको लेकर था। और ये 1859 में जो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था, उसी के बाद 1860 में ये नाटक उन किसानों के दयनीय स्थिति के बारे में बताती है। ठीक है, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल के आई थिंक मिदनापुर से। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। 1903 में नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी, जिसका उद्देश्य निम्न जातियों का उत्थान करना था? तो सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है श्री नारायण गुरु। ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं भूले। अब चलते हैं हंटर आयोग, जिसकी रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था, संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, हंटर आयोग से कई बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, कब आई थी? तो 1882-83 में आई थी। और किसका शासनकाल रहा होगा 1882-83 में? आई थिंक रिपन, एम आई राइट? ठीक है, तो 1882-83 में आई थी। और ये जो था आपका प्राथमिक शिक्षा से ये संबंधित था, बिल्कुल भी आप नहीं ढूंढेंगे भूलेंगे। और वुड डिस्पैच जो था, ध्यान में रखना, वुड डिस्पैच ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है। इसमें भी बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा के विकास पे, इस पे भी जोर दिया गया था। ठीक है, हंटर कमीशन जो था रिपन के समय में आया था। इसका भी जो था भारतीय शिक्षा की स्थिति को मतलब क्या करना था, उसकी जांच करनी थी। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पैगंबर, प्रोफेट ऑफ द इंडियन
प्रॉफिट ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय साहब को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पैगंबर, आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के पिता भी इनको कहते हैं। ठीक है। पहले किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो पता ही आपको, चौरी चौरी की घटना हुई थी 1922 में, 5 फरवरी को हुई थी। ठीक है। कहीं कहीं पे 4 फरवरी भी दिया रहेगा, ध्यान में रखना। इसके एक सप्ताह के बाद 12 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसको वारडोली प्रस्ताव के तौर पे भी इसको जानते हैं। ठीक है। इसमें पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, 22 या 23 पुलिस कर्मियों की इसमें मौत हो गई थी, जिसके बाद अहिंसा भड़कने के डर से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्होंने भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक को कहा था? इनका नाम वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है। इसके बाद बहुत बुरा लगा, इन्होंने मानहानि का केस कर दिया था वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर। ये जो केस जो थे, लंदन में जाके इन्होंने वहां के न्यायालय के सामने लड़ा। हालांकि न्यायालय की बात करेंगे तो कभी भी जुडिशियल जो फेयर नहीं होते, ठीक है, इनके साथ बहुत ही अनफेयर बिहेव किया गया। हालांकि ये केस तो हार गए, लेकिन इन्होंने पूरी ताकत लगाई। ठीक है। और दिखाया कि इसे भाई, अब भारतीय की भी मानहानि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारतीय अशांति का जनक, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को कह दिया था। ठीक है। और ये पुस्तक जो है कब, तो 1910 में ये पुस्तक जो थी लॉन्च हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इंग्लैंड में हार गए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, इनको अपने परिसंपत्तियां भी बेचनी पड़ी थी। ठीक है। हालांकि इन्होंने पूरी ताकत दिखाई थी। बाकी डिस्कशन जो है हम लोग क्या करेंगे, तो पार्ट 2 में इसका बाकी डिस्कशन आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है। पार्ट 2 आपके सामने जस्ट आएगा, तो पार्ट 2 में बाकी डिस्कशन आपके साथ लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपके साथ फिर से एक नए और एक फ्रेश वीडियो में। शुक्रिया।